नमस्ते। आज हम बात करेंगे दोस्तोवस्की के सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल नॉवल डीमंस की। कुछ जगहों पर इसका नाम पजेस्ड है या फिर डेविल्स। इस नॉवल पर बात करने से पहले इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं। ये नॉवल एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड था। पहले वो कहानी सुनते हैं। आप कल्पना कीजिए 19वीं सदी का रूस है। जार की सत्ता मजबूत है। चर्च का वर्चस्व बना हुआ है और समाज दो टुकड़ों में बंटा हुआ है। एक तरफ गरीब अनपढ़ जनता है तो दूसरी तरफ पढ़े लिखे नौजवान विचारक हैं, थिंकर हैं, जो बदलाव की आग में जल रहे हैं। समाज को बदल देने के लिए क्रांति का, इंकलाब का रास्ता अपनाना चाहते हैं। ऐसे ही नौजवानों में से एक था सेर्गेई नेचाएव। एक दुबला पतला लड़का जिसकी आंखों में आग थी और जिसके चेहरे पे पत्थर जैसी कठोरता। ये नौजवान क्रांति का सिर्फ सपना नहीं देखता था, बल्कि वो क्रांति को जीता था। जैसे समाज में कोई युद्ध चल रहा हो और वो खुद उसका सेनापति हो। नेचाएव को लगता था कि अगर समाज को बदलना है तो उसे पूरी तरह जड़ों से उखाड़ फेंकना होगा। हर सिस्टम को तोड़ना होगा, चाहे वो सरकार हो, परिवार हो, धर्म हो या नैतिकता। उसके लिए साधनों का कोई महत्व नहीं था, बल्कि उद्देश्य सबसे बड़ा था। यानी मंजिल इंपॉर्टेंट है, रास्ता चाहे कोई भी अपनाया जाए। क्रांति के लिए अगर किसी को मारना पड़े तो मारो, झूठ बोलना पड़े तो बोलो, धोखा देना पड़े तो धोखा दो। इंकलाब लाना है तो सब कुछ जायज है। ये उसकी सोच थी। नेचाएव ने 1869 में एक सीक्रेट क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका रूसी नाम का अर्थ हुआ द पीपुल्स रेट्रीब्यूशन, यानी जनता का प्रतिशोध, अवाम का इंतकाम। उसका तरीका बड़ा अजीब था। वो अपनी ताकत का भौकाल बनाता था, झूठ का सहारा लेता था। अपने संगठन का काम वो अकेले ही कर रहा था, लेकिन भौकाल ऐसा बना रखा था मानो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हो। उसे उसका सपोर्ट मिल रहा है, वो उसका प्रतिनिधि है और उससे बड़े पैमाने पे मदद पा रहा है। इस तरह भौकाल जमाने से लोग उससे इंप्रेस होने लगे, इन्फ्लुएंस होने लगे। वो लोगों को डराकर, गिल्ट में डालकर या इंस्पायर करके उन्हें अपने साथ जोड़ लेता था। वो चाहता था कि हर सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करे, बिना कोई सवाल किए, जैसे उसका आदेश कोई ईश्वरीय आदेश हो। अब इस कहानी में आता है एक और नौजवान, इवान इवानोव। शांत, ईमानदार, सोचने समझने वाला लड़का। वो नेचा एव के समूह से जुड़ जाता है, लेकिन जल्द ही उसे लगने लगता है कि ये रास्ता बहुत अंधा है, बहुत ज्यादा हिंसक है। वो नेचा एव से असहमत होने लगता है और उसके ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की बात सोचता है। नेचाएव की नजर में ये बहुत बहुत बड़ा गुनाह था, अपराध था। कोई उसके संगठन से बाहर निकल गया यानी कि वो गद्दार है, और गद्दारी का मतलब था मौत। उसने अपने साथियों को ये कह के राजी कर लिया कि इवानोव अब क्रांति का दुश्मन बन चुका है, हमसे गद्दारी कर रहा है, विश्वासघाती है और उसे मारना जरूरी है। एक दिन साजिश बनाकर इवानोव को एक सुनसान जगह पे बुलाया गया। वहां उसे बहुत पीटा गया, फिर उसे गोली मार दी गई। फिर उसकी लाश बर्फ में दबा दी गई। 4 दिन बाद इवानोव की लाश बरामद हो गई। फिर तो पूरे रूस में हड़कंप मच गया। उस कत्ल के इल्जाम में 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरे रूस में सिर्फ उसी केस की चर्चा होने लगी। जांच आगे बढ़ी और नेचाएव के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में से 84 लोगों पे मुकदमा चलाया गया। ये सब होने में 2 साल लग गए। नेचाएव को वक्त मिल गया और वो देश छोड़ के भाग गया। वो स्विट्जरलैंड में रहने लगा। लेकिन 3 साल बाद उसे ज्यूरिख से पकड़ लिया गया, रूस लाके उसमें मुकदमा चलाया गया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन 10 साल बाद ही जेल में तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। हत्या हुई थी 1869 में।
और उसने पूरे रूस को हिला के रख दिया था, क्योंकि यह घटना केवल एक हत्या नहीं थी, ये विचारों का चरम पंथ थी। यानी एक तरह का अतिवाद था, एक्सट्रीमिज्म था। यानी एक ऐसा विचार जिसमें नैतिकता, मोरालिटी, इंसानियत और करुणा या कंपैशन जैसी चीज़ों की कोई जगह नहीं थी। बस किसी भी तरह इंकलाब लाना है, और उसके लिए अगर मासूम और बेगुनाह लोगों को मारना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं। दोस्तोवस्की ने जब इस घटना के बारे में सुना तो अंदर तक कांप गए। उन्होंने कहा, अगर यही रास्ता है तो ये रास्ता समाज को कहां ले जाएगा। उन्होंने कहा, मैं इस पूरी घटना के आसपास एक पॉलिटिकल सटायर लिखना चाहता हूं, और तब बना उनका नया नॉवल डीमंस, जो कि 1872 में छप के आया। अब हम इस नॉवल की कहानी सुनते हैं। ये नॉवल एक छोटे से रूसी कस्बे की कहानी है। वो कस्बा बाहर से शांत है लेकिन भीतर से तूफानी। वहां सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ दिखता है। क्लब है, चर्च है, नेता हैं और किताबें पढ़ने वाले नौजवान भी हैं। लेकिन इस कस्बे के भीतर कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे सबको भीतर से खोखला कर रहा है। और ये सब शुरू होता है वहां मौजूद दो लोगों से, एक बूढ़ा आदमी स्तेपान और एक बूढ़ी औरत बारबरा। स्तेपान एक बूढ़ा आदमी है, पढ़ा लिखा है, लिबरल विचारों वाला है। एक ज़माने में वो अपने प्रगतिशील विचारों के लिए, यानी प्रोग्रेसिव थॉट्स के लिए बड़ा मशहूर था। लेकिन अब वह बारबरा नाम की एक बूढ़ी औरत के घर में एक प्रकार से आश्रितों की तरह रहता है, उन पे डिपेंडेंट है। बोलता बहुत है लेकिन करता कम है। वो एक तरह से पुरानी दुनिया का आदमी है जो अब बदलते वक्त को समझ नहीं पा रहा। बारबरा की इकलौती औलाद है निकोलाई। वो एक रहस्यमय नौजवान है जो विदेशों से पढ़ के लौटा है। बाहर से सुंदर है, शांत और गंभीर है, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाता। कभी वो धर्म की तरफ झुकता है तो कभी अराजकता की ओर। वो ना तो पूरी तरह अच्छा है, ना पूरी तरह बुरा है। वो भटक रहा है। वो एक गहरी आत्मिक उलझन में है, एक स्पिरिचुअल डिलीमा में है। इसी बीच कस्बे में एक और किरदार आता है। उसका नाम है प्योत्र वरहोवेंस्की, जो कि बूढ़े स्तेपान का बेटा है। मगर वो अपने बाप से बिल्कुल अलग है। वो इंकलाब लाना चाहता है, लेकिन उसकी क्रांति कोई प्रेम से भरी हुई, करुणा से भरी हुई क्रांति नहीं है, बल्कि वो आग लगाने वाली क्रांति है। वो चाहता है कि रूस की पूरी व्यवस्था को जला दिया जाए। सरकार को जला दो, धर्म को जला दो, नैतिकता को जला दो, सब कुछ जला दो। प्योत्र कुछ नौजवानों को इकट्ठा करता है, एक गुप्त क्रांतिकारी समूह बनाता है। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं हम लोग। लेकिन सच्चाई ये है कि वो पूरा का पूरा खेल वो अकेले चला रहा है, और तमाम लोगों को कठपुतली बना के नचा रहा है। दूसरी तरफ निकोलाई नाम का जो लड़का है, उसकी अपनी ही दिक्कतें हैं। उसका अतीत थोड़ा गड़बड़ था। अतीत में उसने एक मेंटली चैलेंज्ड लड़की से छिप के शादी कर ली थी, और वो लड़की बाद में मर गई। और उसके बाद लीजा नाम की एक औरत के साथ उसका संबंध बन जाता है। लेकिन आगे चलकर लीजा नाम की वो महिला एक हिंसक भीड़ का शिकार बन जाती है, मॉब लिंचिंग में मारी जाती है। वो बेगुनाह है, लेकिन भीड़ अमीर लोगों से नाराज है। वो अमीरों को, सेठों को खोज खोज के मार रही है, और ऐसे में वो बेकाबू भीड़ गरीब लीजा को भी अमीर समझ लेती है और उसे पीट पीट के मार देती है। उधर प्योत्र धीरे धीरे अपने सीक्रेट संगठन को बहुत कट्टर बना देता है। वो कहता है कि अगर कोई उसका संगठन छोड़ेगा तो वो उसे गद्दार मानेगा। और ठीक तभी आता है इस किताब का सबसे भयावह क्षण। शातोव नाम के एक नौजवान की हत्या हो जाती है। शातोव पहले प्योत्र के संगठन से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसे प्योत्र का रास्ता सही नहीं लगता, तो वो वापस ईश्वर में विश्वास करने लगता है, समाज में लौटने लगता है।
प्योत्र को ये बात मंजूर नहीं है। उसको डर लगने लगता है कि शातोव जाके पुलिस को उसके सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ बता देगा। इसीलिए वो अपने साथियों को मजबूर करता है कि शातोव को एक गद्दार माना जाए और उसे मार डाला जाए। वे लोग शातोव को एक अंधेरी जगह ले जाते हैं और गोली मार देते हैं। इसके बाद तो घटनाएं जैसे बेकाबू हो जाती हैं। इसमें एक और क्रांतिकारी किरदार आता है, किरिलोव। वो बड़ा दार्शनिक टाइप का किरदार है, फिलोसोफर टाइप का है। उसने लंबे समय से सुसाइड करने के बारे में सोच रखा था। उसका मानना था कि इंसान अगर मौत के डर पे काबू पा ले तो वह खुद भगवान बन सकता है। मौत के डर पे काबू पाने के लिए वो क्या करता है? वो खुदकुशी करता है। उसका लॉजिक है कि इंसान को ईश्वर की जरूरत नहीं, इंसान खुद ईश्वर बन सकता है। इसे साबित करने के लिए वो खुदकुशी कर लेता है। लेकिन प्योत्र उसकी खुदकुशी का पॉलिटिकल फायदा उठाता है। शातोव का मर्डर हो चुका है और किरिलोव ने सुसाइड कर लिया है, ये दिखा के वो पुलिस को कंफ्यूज कर देता है। अब देखिए दूसरी तरफ निकोलाई निकोलाई भी आत्महत्या कर लेता है। उसकी आत्मा अब और ज्यादा बोझ सहन नहीं कर सकती। निकोलाई बहुत सेंसिटिव आदमी है और तमाम मौतों के लिए कहीं ना कहीं वो खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। वो गिल्ट में डूब जाता है। प्योत्र वर्होवेंस्की के नेतृत्व में वो जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कारण समाज में जो हिंसक अराजकता यानी एक तरह का वायलेंट अनार्किज्म जो फैल गया है, निकोलाई उससे बहुत दुखी हो जाता है। वो शातोव के मर्डर के लिए भी खुद को जिम्मेदार मानता है। क्या निकोलाई शातोव के मर्डर में शामिल था? कानूनी या शारीरिक रूप से कहें तो नहीं। निकोलाई ने शातोव की हत्या में हिस्सा नहीं लिया था। उसने न तो बंदूक चलाई, न ही उसे मारने के लिए कोई हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन नैतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर निकोलाई खुद को जिम्मेदार मानता है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि हत्या हो रही है। वो देख रहा था कि हत्या हो रही है। वो प्योत्र को रोक सकता था, वो पुलिस को बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और इसी जिम्मेदारी का बोझ उसे धीरे धीरे तोड़ देता है। उसकी आत्महत्या सिर्फ उसकी गलतियों का परिणाम नहीं है, बल्कि एक असहनीय नैतिक अपराध बोध की चीख है जो उसे जीने नहीं देती। भले ही वह हत्या का आदेश देने वाला हिंसक नेता न हो, लेकिन उसकी चुप्पी, उसकी उपस्थिति और उसका नैतिक अनिर्णय, इनके कारण वो खुद को अपराध का भागीदार मानने लगता है। खुदकुशी के साथ वो एक चिट्ठी छोड़ जाता है जिसमें उसका गिल्ट है, अपराध बोध है और उसकी थकावट है और उसके ये सारे जज्बात साफ झलकते हैं। नॉवल के अंत में प्योत्र नाम का वो किरदार भाग जाता है, अपने पीछे छोड़ता है तो केवल राख, मौत और तबाही। तो ये था डीमंस और ये थी उसकी कहानी। एक सवाल कई लोग पूछते हैं कि इस नॉवल के अलग अलग नाम क्यों हैं। मूल रूसी भाषा में दोस्तोवस्की ने इसका नाम रखा था बेसी, जिसका लिटरल मीनिंग होता है कि किसी के भीतर भूत प्रेत घुस जाए, शैतानी ताकतें घुस जाएं, तो वह इंसान किस तरह पागलपन, हिंसा या बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ता है। बेसी। जब अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ तो बेसी के लिए एक सटीक एग्जैक्ट शब्द खोजना मुश्किल लगा। तो कुछ अनुवादकों ने इसको अनुवाद किया पजेस्ट, बाद में किया डीमंस और किसी ने किया डेविल। मीनिंग सबका लगभग एक जैसा है। जिस अनुवादक को जो शब्द सटीक लगा उसने वो शब्द चुन लिया, इसीलिए इसके इतने अलग अलग नाम हैं। लेकिन ये टाइटल है बड़ा सटीक। दोस्तोवस्की ने बेसी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ शारीरिक भूत प्रेत के लिए नहीं किया था, बल्कि राजनीतिक भूत प्रेत, नैतिक भूत प्रेत, आध्यात्मिक भूत प्रेत और वैचारिक भूत प्रेतों के संदर्भ में किया था। वो खतरनाक विचार जो रूस की आत्मा में घुस आए थे। इस नॉवल के हर किरदार के भीतर किसी न किसी तरह का भूत घुसा हुआ है। कोई नास्तिकता का भूत लेके चल रहा है, तो कोई राजनीतिक क्रांति का भूत लेके चल रहा है, तो कोई
मॉरल डिलीमा का भूत लेके चल रहा है। ये सारे लदे हुए भूत, ये सब मिल के समाज को गिराने लगते हैं, जैसे भूतों का पूरा एक झुंड किसी घर को उजाड़ के रखते हैं। ये कहानी सुनते हुए आपको महसूस हो रहा होगा कि क्या ये 150 साल पुराने रूस की कहानी है। एक असहमत व्यक्ति को, अपोजिट विचारों वाले व्यक्ति को जान से मार देना, किसी मासूम निहत्थे की मॉब लिंचिंग कर देना, वगैरह वगैरह। ये राजनीतिक हालात अब पूरी दुनिया के राजनीतिक हालात हैं, और दोस्तोवस्की के नॉवल के टाइम में रूस के हालात भी लगभग ऐसे ही थे। दोस्तोवस्की ने महज ये घटनाएं नहीं, बल्कि इस नॉवल में ऐसी तमाम बातें लिखी हैं जो एक तरह से वार्निंग है, भविष्य के लिए एक चेतावनी है। जैसे भीड़ का शिकार बनी लीजा की मौत महज एक निजी त्रासदी नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की नैतिक विफलता और राजनीतिक अराजकता का प्रतीक है। इसमें दिखता है कि जब कोई समाज चरमपंथी विचारधाराओं, नैतिक भ्रम और वर्गीय घृणा में डूब जाता है, तो निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इस नॉवल में जो थीम्स उठाई गई हैं, वे इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आज तक रेलेवेंट हैं। जैसे सबसे पहली थीम है विचारों की ताकत और उनका भटकाव। दोस्तोवस्की ये दिखाते हैं कि जब कोई विचार जैसे आजादी, समानता, क्रांति का विचार सिर चढ़ के बोलता है तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर उस विचार के पीछे ईमानदारी, करुणा और आत्मा न हो, बल्कि भटकाव हो, तो वही विचार एक दिन जहर बन जाता है। शुरू में क्रांति का विचार लगता है, लेकिन बाद में वो जहर बन जाता है। डीमंस के तमाम नौजवान एक नए समाज का सपना देखते हैं, लेकिन उनके भीतर आत्मा नहीं, आत्मा का विकास वे कर नहीं पाए हैं। उनके भीतर क्या है? केवल गुस्सा है, बेकाबू गुस्सा। और बेकाबू गुस्से को अगर विचार की तरह बढ़ता जाए तो वो हत्या कर सकता है, भरोसा तोड़ सकता है और आखिरकार अपने ही सपनों को खा सकता है। दूसरी थीम है ईश्वर बनाम नास्तिकता। ये दोस्तोवस्की की फेवरेट थीम है, उनके हर नॉवल में रिपीट होती है, और वो हर नॉवल में नए नए एंगल से इस थीम को देखते हैं, परखते हैं। ये उपन्यास एक बुनियादी सवाल उठाता है कि अगर हम ईश्वर को बाहर कर दें तो क्या नैतिकता बची रह सकती है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि ईश्वर नहीं है, तो वह खुद को उस जगह रखता है जहां वो खुद फैसला करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जब हर इंसान अपनी अपनी पर्सनल नैतिकता लेके घूमेगा तो समाज का क्या हाल होगा? समाज टूटने लगेगा। दोस्तोवस्की ये नहीं कह रहे हैं कि सबको धार्मिक हो जाना चाहिए, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि आत्मा की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। जिस विचार में आत्मा की आवाज शामिल नहीं होती, वो विचार एक समय के बाद अंधा हो जाता है। विचार तब तक सुरक्षित नहीं होते जब तक वे प्रेम, आत्मा और करुणा से प्रेरित ना हो, इन्हें से ओतप्रोत ना हो। और ये बात दोस्तोवस्की की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। तीसरी थीम है नैतिक अराजकता और आत्मविनाश। इस उपन्यास के कई किरदार, खासकर निकोलाई और प्योत्र, इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वे या तो दूसरों की जिंदगी तबाह करते हैं या फिर खुद अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। ये किताब बार बार दिखाती है कि अगर आपके पास कोई स्पष्ट, क्लियर कट नैतिक केंद्र नहीं है, कोई साफ सुथरा मोरल मकसद नहीं है, कोई आत्मा की आवाज नहीं है, तो आप आसानी से ऐसे खेल में फंस सकते हैं या फंसाए जा सकते हैं जहां सब कुछ बर्बाद हो सकता है। एक और गहरी थीम है समूह बनाम व्यक्ति। प्योत्र जैसे किरदार कहते हैं कि व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती, इंडिविजुअल की कोई कीमत नहीं होती, कीमत होती है तो सिर्फ इंकलाब की, क्रांति की। लेकिन दोस्तोवस्की अपनी किताब में बार बार दिखाते हैं कि जब हम इंसान को केवल एक आंकड़ा मान लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं या फिर महज मोहरा मान लेते हैं, तब एक बहुत बड़ी हिंसा जन्म लेती है। डीमंस हमें बताता है कि हर इंसान की आत्मा अनमोल है, हर इंडिविजुअल की आत्मा अनमोल है, हर इंडिविजुअल महत्वपूर्ण है।
और जब हम किसी बड़े लक्ष्य के नाम पे उस इंडिविजुअल को कुचलते हैं, तो हम खुद भी धीरे-धीरे टूटने लगते हैं। जो लोग इंसानों को महज भीड़ समझते हैं, ये नॉवल उनके खिलाफ खड़ा होता है। और अंत में एक बहुत ही मानवीय और दुख भरी थीम, वो क्या है? वो है इस नॉवल के जरिए असुरक्षा, खालीपन और पहचान की तलाश। इस उपन्यास के पात्र केवल क्रांति नहीं चाहते, वे बल्कि किसी चीज में यकीन करना चाहते हैं। उन्हें भरोसा चाहिए, उन्हें दिशा चाहिए और एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर खड़े होकर वो कह सकें कि ये मैं हूं और मैं सही हूं। लेकिन जब समाज उन्हें वो जगह नहीं देता, तो वो बगावत करने लगते हैं। मगर ये बगावत बाहर से ज्यादा अंदर की बगावत होती है, खुद अपने आप से होती है, अपने अतीत से होती है, अपने अकेलेपन से होती है। ये बहुत सटल थीम है, बेहद बारीक थीम, इसे बस महसूस किया जा सकता है। ये नॉवल कहता है कि अगर आप समाज बदलना चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर की अराजकता को पहचानिए, वरना आप भी एक भूत बन जाएंगे, एक डीमन बन जाएंगे, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आज इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तोवस्की की नई किताबों के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक नमस्ते।